नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में और उसमें भी अपन लोग सामान्य ज्ञान के संविधान के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ये दिल्ली पुलिस की पुस्तकें हैं जिनका आप अध्ययन करें। सामान्य ज्ञान संविधान। क्वेश्चन 1, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्न 4 सदस्यों के समूह में से कौन सा समूह इलेक्टोरल कॉलेज का काम करता है? तो ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन सी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। कहने का अर्थ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो देखें, संसद के 2 सदन हैं जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और संसद में 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। तो कहने का अर्थ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित भी भाग लेते हैं और मनोनीत भी भाग लेते हैं, यानी संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं? संसद के सभी सदस्य। तो अपना आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन बी हो गया। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि ये पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित ही भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। क्वेश्चन 2, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी भारत का उपराष्ट्रपति होता है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्राध्यक्ष और ऑप्शन डी शासनाध्यक्ष। तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है जी? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। देखें, ये बात अनुच्छेद 64 में लिखी हुई है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी संसद के 2 सदन हैं जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा तो अपने में से एक अध्यक्ष चुनती है, जबकि राज्यसभा को अपना अध्यक्ष चुनने की जरूरत नहीं होती। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी अध्यक्ष होता है। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आज राज्यसभा का सभापति कौन है? तो आज भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। तो राज्यसभा का सभापति भी कौन है? जगदीप धनखड़ है। क्वेश्चन 3, एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? यानी धन विधेयक को कहां प्रस्तुत कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए केवल राज्य परिषद राज्यसभा में, ऑप्शन बी केवल लोकसभा में, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखें, 3 विधेयक होते हैं, एक साधारण विधेयक, एक धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें बात हो रही है कि धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखें, संसद के 2 सदन है जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो देखें, धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और ये बात अनुच्छेद 109 में लिखी हुई है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा से फिर कहां पर जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा सिर्फ धन विधेयक को डिले कर सकती है। कितने दिन? 14 दिन। यानी धन विधेयक को देरी कर सकती है राज्यसभा, और कुछ भी नहीं कर सकती। चाहे राज्यसभा धन विधेयक को पास करे या फेल करे या
अपने पास 14 दिन रख सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। 14 दिन होते ही धन विधेयक अपने आप ही पास मान लिया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि धन विधेयक के मामले में सर्वोपरि कौन है जी? लोकसभा है। राज्यसभा तो इसे सिर्फ 14 दिन डिले कर सकती है। और ये बात अनुच्छेद 109 में है कि धन विधेयक पहले किस में रखा जाएगा? लोकसभा में। जबकि 110 में, अनुच्छेद 110 में लिखा हुआ है कि इसमें धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 110 में क्या है जी? धन विधेयक की परिभाषा। क्वेश्चन 4, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? यानी यदि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है लोकसभा में तो कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 50 सदस्य, ऑप्शन बी है 40 सदस्य, ऑप्शन सी है 100 सदस्य, ऑप्शन डी है तत्काल लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का 15%। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए जी? 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो देखें, संसद के 2 सदन हैं जी। संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यहां पर पूछ रहा है कि संयुक्त अधिवेशन यानी साधारण विधेयक के, देखो एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखें, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। पहले अपन लोग लोकसभा में भी रख सकते हैं और पहले राज्यसभा में। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में रखा जाए और जरूरी नहीं है कि पहले इसे राज्यसभा में रखा जाए। मान लो पहले साधारण विधेयक को कहां पर रखा? लोकसभा में। लोकसभा से पास होने के बाद में कहां पर जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा यदि उसे 6 महीने तक पास नहीं करे तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और ये पूछा जाए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है जी? राष्ट्रपति। जबकि बुलाता तो राष्ट्रपति है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है जी? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये पूछा जाए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। तो पूछ रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है जी? लोकसभा अध्यक्ष। जबकि उसको बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है। क्वेश्चन 6, भारत सरकार का उच्चतम कानूनी अधिकारी कौन है? यानी भारत सरकार का उच्चतम कानूनी अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए भारत का सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी भारत का अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन डी स्टैंडिंग काउंसिल। तो उच्चतम अधिकारी कौन होता है जी? उच्चतम अधिकारी भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। और अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का क्या है? उल्लेख है। तो ये पूछा जाए कि महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? अनुच्छेद 76 में। और भारत सरकार का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है। और देखें, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी का कार्यकाल क्या है? तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। तो ये पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?
नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल क्या है? इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। और वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं। आर वेंकट रमणी हैं। तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। इसी प्रकार एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। इसका उल्लेख आर्टिकल 165 में है। जैसे केंद्र में आर्टिकल 76 में महान्यायवादी होता है, इसी प्रकार राज्यों में अनुच्छेद 165 में क्या होता है जी? एडवोकेट जनरल होता है। जैसे केंद्र में उच्चतम अधिकारी यानी भारत सरकार का उच्चतम अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, इसी प्रकार राज्य में उच्चतम कानूनी अधिकारी कौन होता है जी? एडवोकेट जनरल होता है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन 1, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन 2, संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है। ऑप्शन 3, लोकसभा में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ऑप्शन डी, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो देखें, भारत का महान्यायवादी, तो मैं बताऊं, महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है यानी अपने विचार रख सकता है, संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन वो मतदान का प्रयोग नहीं करता। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, सही है। संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है, ये भी सही है। और लोकसभा में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, यानी महान्यायवादी भाग ले सकता है, विचार रख सकता है, लेकिन मतदान नहीं करता। तो ये अपना कौन सा गलत होगा जी? 4 गलत होगा। तो इस हिसाब से अपना उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी 1, 2, 3 क्या है? सही है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 102वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी है 103वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी है 104वां और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, संसद के 2 सदन है जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा में पहले राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या करता था? मनोनीत करता था। लेकिन 104वां अमेंडमेंट यानी 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था, उनको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और ये अधिनियम जनवरी 2020 से क्या हो गया? लागू हो गया। जबकि राज्यसभा में तो पहले भी राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता था? 12 सदस्यों को। आज भी राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 को मनोनीत करता है। और किनको? जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में क्या हो? योगदान हो। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है? तो देखें, ऑप्शन ए, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। ऑप्शन बी, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। और ऑप्शन डी, अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो कौन सा आएगा जी? ऑप्शन सी आएगा, यानी राज्यसभा के एकाधिकार। मैं बताऊं, अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से, यानी उपस्थित या मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकती है? सृजन कर सकती है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समितियों में शामिल है? तो ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन सी, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ऑप्शन डी, उपयोग सभी। तो स्थायी समितियों में तीनों स्थायी समिति हैं जी। लोक लेखा समिति भी स्थायी समिति है,
प्राक्कलन समिति भी स्थायी समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति भी सार्वजनिक समिति है। देखें, लोक लेखा समिति, इसकी सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इस प्रकार कुल सदस्य संख्या लोक लेखा समिति की कितनी होती है जी? 22 होती है। इसी प्रकार प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है? 30। और 30 के 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में किसके होते हैं जी? लोकसभा के होते हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, इसकी भी सदस्य संख्या कितनी होती है? 22 होती है। और 22 में 15 तो लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इस प्रकार इसकी भी सदस्य संख्या कितनी है जी? 22 है। तो मैं तीनों समितियों के बारे में बता दूं, तीनों की तीनों स्थायी समिति हैं। दूसरा, तीनों की तीनों वित्तीय समिति हैं जी। तीनों की तीनों कौन सी समिति हैं? वित्तीय हैं। और इन समितियों का जो अध्यक्ष होता है, उसमें से इन समितियों का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी प्रकार इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और जो भी मंत्री हैं, कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं होता। तो कहने का अर्थ है कि तीनों की तीनों स्थायी समिति हैं, तीनों वित्तीय समिति हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसका अध्यक्ष अपोजिशन यानी विपरीत का सदस्य बनाया जाता है और कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन 11 है, मंत्री परिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकता है जब तक इसे ऑप्शन ए राज्यसभा का विश्वास प्राप्त होता है, ऑप्शन बी लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष का विश्वास प्राप्त होता है, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी यानी जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तब तक ही मंत्री परिषद सत्ता में रहती है। क्वेश्चन 12 है, भारत की संसद से तात्पर्य है ऑप्शन ए राष्ट्रपति एवं लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति एवं राज्यसभा। तो देखें, अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में। अब प्रश्न है कि राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग क्यों होता है? तो देखें, कोई भी कानून हो, यदि उसे लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते। इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। तो ये पूछा जाए कि भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। और संसद कौन से आर्टिकल में है जी? 79। क्वेश्चन 13 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? यानी राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी स्थानीय निकायों के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, ऑप्शन डी आम मतदाता। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। देखो, संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यानी इनको तो कौन चुनती है जी? जनता चुनती है। जबकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और राज्यसभा सदस्यों को कौन चुनते हैं? एमएलए यानी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। क्वेश्चन 14 है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन ए वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका हैं, ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ऑप्शन सी द्विसदन विधायिका है, ऑप्शन डी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। तो भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, देखो ये तीनों की तीनों बात सही हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन गलत है? न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। क्वेश्चन 15 है,
निम्नलिखित में से किसे किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर संयुक्त बैठक की सहायता नहीं ली जा सकती? ऑप्शन ए है, 1 है धन विधेयक, 2 है संवैधानिक संशोधन विधेयक, 3 है साधारण विधेयक। तो संयुक्त बैठक की सहायता नहीं ली जा सकती, तो कौन कौन से आएंगे जी? संयुक्त बैठक का प्रावधान 1 व 2 में नहीं है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? आंसर बी आ जाएगा। देखें, संवैधानिक संशोधन, संसद के 2 सदन है जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संविधान संशोधन विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में। लेकिन यदि मान लो लोकसभा में रखा, राज्यसभा में, लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा ने यदि उसे पास नहीं किया तो संविधान संशोधन के संबंध में संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसी प्रकार धन विधेयक सिर्फ पहले किस में रखा जाएगा जी? लोकसभा में, और लोकसभा से कहां पर जाएगा? राज्यसभा में। और धन विधेयक के मामले में भी संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, जबकि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस में बुलाया जा सकता है जी? साधारण विधेयक में। और साधारण विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, पहले लोकसभा में भी और पहले राज्यसभा में भी। और मान लो लोकसभा ने रख दिया और लोकसभा ने पास कर दिया, लोकसभा से कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा ने यदि उसे 6 महीने पास नहीं किया तो साधारण विधेयक के ऊपर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। जबकि अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जबकि धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। क्वेश्चन 16, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत असत्य कथन है। 1, कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। 2, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। 3, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। 4, संसदीय सरकार को निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो कथन 1 सही है, कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कथन 1 भी सही है और कथन 3 भी सही है, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। तो गलत कथन कौन कौन से हैं? कथन 2 गलत है और कथन 4 गलत है। तो इससे संबंधित अपना ऑप्शन कौन सा हो गया जी? ऑप्शन सी हो गया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।